हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमएस सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट कोड CC11 जो है हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस पेपर से एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हमारे अध्ययन का विषय है आर्यभट्ट। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। आर्यभट्ट भारत के महान एवं प्रथम विश्वविख्यात गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म 475 ईसा पूर्व में हुआ था। हालांकि इनके जन्म स्थान के विषय में आज भी हमें निश्चित स्थल ज्ञात नहीं है, फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म वर्तमान बिहार की राजधानी पटना के कुसुमपुर नामक स्थान पर हुआ था। गणना पद्धति में शून्य का आविष्कार कर इन्होंने गणित के क्षेत्र में 4 चांद लगा दिया। इन्होंने अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित की अपना गणितीय गणना में प्रयोग किया। उनका गणित में विशिष्ट योगदान उनकी 4 प्रसिद्ध पुस्तकों आर्यभट्टीय, आर्यसत्ता, कालकिया और गोला में मिलता है। इन 4 पुस्तकों में से आर्यभट्टी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो श्लोकों में लिखी गई है। पुस्तक में 5 अध्याय है जिसमें से केवल 1 गणित पर है, बाकी 3 अध्यायों में ज्योतिष के विषय पर प्रकाश डाला गया है। इसमें आर्यभट्ट ने एक अध्याय में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति के 33 सूत्र दिए हैं। आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचयिता एक अन्य आर्यभट्ट भी भारत में हुए। यह पुस्तक आर्यभट्ट की पुस्तक से बड़ी और 18 अध्यायों में विभक्त है, इसलिए कुछ लोग इसे महाआर्य सिद्धांत भी कहते हैं। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग से नाम से जाना जाता है। गुप्त काल में भारत में साहित्य, कला, विज्ञान जगत में क्रांतिकारी बदलाव आया। विज्ञान जगत में गणित, रसायन और ज्योतिष की विशेष प्रगति हुई। इस काल में ज्योतिषियों और गणितज्ञों में आर्यभट्ट का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आर्यभट्टीय के रचनाकार ने अपना नाम आर्यभट्ट ही लिखा है। प्राचीन भारत के अन्य सभी गणितज्ञ ज्योतिषियों ने आर्यभट्ट नाम से ही उनका उल्लेख किया है। भट्ट का अर्थ योद्धा, अतः आर्यभट्ट न लिखकर आर्यभट्ट लिखना उचित होगा। वे गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उनके 3 ग्रंथों का पता चलता है, दशगीतिका, आर्यभट्टीय तथा तंत्र। 499 ईस्वी में आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टी की रचना कुसुमपुर नामक स्थान पर किया। आर्यभट्ट का संग्रह 4 भागों में विभक्त है। गति पादिका दूसरा, गणित पादिका तीसरा, काल क्रिया पादिका और चौथा गौपद। उन्होंने अपना एकमात्र प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीय तथा आर्य सिद्धांत 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में लिखा होगा। इसमें ज्योतिष शास्त्र के मूल सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ ज्योतिष शास्त्र का एक प्रमाणिक ग्रंथ है। आर्यभट्टीय ग्रंथ का चौथा खंड बहुत छोटा है। इसमें कुल श्लोकों की संख्या 11 है, परंतु उनमें इतनी अधिक सामग्री भर दी गई है जो सूर्य सिद्धांत के संपूर्ण मध्याधिकार और कुछ स्पष्टीकरण में आई है। इसमें आर्यभट्ट के संक्षेप में संख्या लिखने की एक अनोखी विधि प्रतिपादित की गई है। आर्यभट्ट पहले आचार्य हुए जिन्होंने अपने ज्योतिष गणित में अंकगणित और रेखागणित के प्रश्नों का समावेश किया। उन्होंने अनेक कठिन प्रश्नों को 30 श्लोकों में समाविष्ट कर दिया। एक ही श्लोक में श्रेणी गणित के 5 नियम समा गए। इसके परवर्ती श्लोक में वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, शंकु का घनफल, वृत्त का क्षेत्रफल, गोले का घनफल, विषम चतुर्भुज के क्षेत्र के कोणों के संपर्क से दूरी और क्षेत्रफल तथा सब प्रकार के क्षेत्र की मध्यम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर क्षेत्रफल ज्ञात करने के साधारण नियमों का उल्लेख मिलता है। एक स्थान पर यह उल्लेख है कि परिधि के 6वें भाग में ज्या जिसकी त्रिज्या के बराबर होती है, एक श्लोक में वृत्त का व्यास 20,000 होने पर उसकी परिधि 62,832 का होना बतलाया गया है। इसमें परिधि तथा व्यास का संबंध
दशमलव के चौथे स्थान तक शुद्ध आ सकता है। उन्होंने परिधि और व्यास के अनुपात पाई का मान आसान बनाते हुए इसे 31416 स्थापित किया। आगे वृत्त, त्रिभुज तथा चतुर्भुज बनाने की विधि, लंबक प्रयोग करने की विधि, किसी दीपक तथा उससे बने शंकु की छाया, दीपक की ऊंचाई तथा दूरी जानने की विधि, एक ही रेखा पर स्थिर तथा दीपक की दूरी के संबंध ज्ञात किया जा सकता है। बीजगणित के साधारण नियम यथा क जोड़ ख स्क्वायर माइनस क स्क्वायर प्लस ख स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का ख और दो राशियों का गुणनफल ज्ञात कर और अंतर ज्ञात कर राशियों को अलग अलग करने की विधि, भिन्नों के हरों को सामान्य हरों में परिवर्तित करने की विधि, भिन्नों में गुणा और भाग देने का तरीका आदि इतनी अधिक बातें इन 30 श्लोकों में समाविष्ट की गई हैं कि वर्तमान पद्धति पर लिखे जाने पर यह एक विशालकाय ग्रंथ बन जाए। इन्होंने गणित के 5 मूलभूत सिद्धांत बताए जो इस प्रकार हैं: दशमलव पद्धति, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त या वक्र पृष्ठ, शंकु का, गोले का आयतन आदि की गणना करने की विधि। एक श्लोक में इन्होंने बताया है कि यदि वृत्त का व्यास 2000 इकाई है तो वृत्त की परिधि 62,832 इकाई होगा। इन्होंने दशमलव के स्थान पर शुद्ध पाई का मान दिया। अन्य श्लोकों में त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज आदि की रचना पद दिए गए हैं। इन्होंने अज्ञात राशि के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग किया है। उन्होंने अनेक रेखा गणितीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के भी सूत्र दिए हैं। उन्होंने निम्न सूत्र दिया: a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अतिरिक्त इन्होंने निम्नलिखित सर्व समीकाएं भी दी हैं: 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2n n प्लस 1 2n प्लस 1 और 1q प्लस 2q प्लस 3q डॉट डॉट प्लस nq इज इक्वल टू हाफ n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन्होंने प्रसिद्ध पाइथागोरस को भी बताया है। आर्यभट्टीय में त्रिकोणमिति का भी उल्लेख किया गया है। जया अर्थात साइन का प्रयोग सर्वप्रथम इसी पुस्तक में मिलता है। इसमें जया और उत्क्रम जया वर्ष साइन की सारणियां भी दी गई हैं। इस पुस्तक में जया सारणी निर्माण की 2 विधियां बताई गई हैं। पहली विधि इस प्रकार है: पहली जया में से उसको उसी से भाग देकर घटा दे। इस प्रकार सारणी जयाओं का दूसरा अंतर प्राप्त होगा। कोई सा भी अंतर निकालने के लिए उनसे पिछले समस्त अंतरों के जोड़ को पहली जया से भाग देकर उससे पिछले अंतर में से घटा दे। इस प्रकार सारे अंतर प्राप्त हो जाएंगे। इन जयांतरों का आर्यभट्टीय के खंड गीतिका पाद के 10वें श्लोक में वर्णन दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारा यह विषय आर्यभट्ट यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।